बेटा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो आज हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल की। कल हमने हीमोपोइसिस के बारे में बात की थी ना? यस मैम। तो आज हम हीमोपोइसिस में क्या था, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन था। तो आज हम बात करेंगे आरबीसी की, कि आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका वर्क क्या है, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट, इन सब के बारे में हम पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और हम इसे मेडिकल टर्म में इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है ना, आपको आरबीसी का डायग्राम दिखाई दे रहा है। यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की जो आरबीसी जो सेल होती हैं या आरबीसी कह लो, ये बाई कॉनकेव होती है, मतलब बाई कॉनकेव डिस्क शेप की होती है। मतलब बाई कॉनकेव का मतलब इसमें जो अंदर वाला, मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है जो जिस जैसे डिस्क तो देखी होगी ना, जैसे खेलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आरबीसी सेल होता है वो बाई कॉन के, मतलब दोनों साइड से अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो हमारी जो आरबीसी सेल्स होती हैं वो बाई कॉनकेव डिस्क शेप की होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आरबीसी जो आरबीसीज है वो मेल में कितनी होती है। तो इसमें बताया गया है अराउंड मेल में 5.4 मिलियन पर मिलीमीटर साइज ऑफ ऑफ ब्लड है हमारे, मतलब जो एक मेल होगा उसके अंदर 5.4 मिलियन पर मिलीमीटर साइज के अकॉर्डिंग ही होगा, क्यूब के अकॉर्डिंग होगा, और फीमेल में 4.8 मिलियन पर एमएम के अकॉर्डिंग होगा। मतलब ये मेल और फीमेल में जो आरबीसीज होती हैं वो अलग अलग रेंज की होती हैं, मतलब मेल में ज्यादा होंगी कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, हमारे आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है या लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज होता है। मतलब जो अगर हमारी आरबीसी सेल जब भी फॉर्म होगी, उनकी जो लाइफ टाइम होगी वो 120 दिन, मतलब कितने, 120 दिन होगी। ठीक है, 120 दिन के बाद वो डिके हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, मतलब वो खत्म हो जाएंगी। तो हमारी आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज के लिए ही होती है। इसलिए जो ब्लड डोनर होते हैं हम उनको बोलते हैं कि हर 3 महीने के बाद अपनी मतलब ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आरबीसीज होती है वो 120 के बाद अपने आप ही डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारी आरबीसीज है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है। कौन सा? रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, रेड बोन और हाँ, रेड बोन मैरो। और आरबीसी प्रोडक्शन को या आरबीसी फॉर्मेशन को, ठीक है, हम इरिथ्रोपोइसिस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि आरबीसी को हम दूसरे टर्म में इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इतना सबको समझ में आए? ठीक है, और किसके थ्रू कंट्रोल होगी? ये इरिथ्रोपोइटिन के थ्रू ही कंट्रोल होगी। ठीक है, और हमारी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज पे हीमोग्लोबिन होते हैं अराउंड 280 मिलियन पर आरबीसीज, मतलब एक आरबीसीज के ऊपर अराउंड 280 मिलियन के आसपास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आया? बेटा सबको, ठीक है, मैं दोबारा बोल देती हूँ। आरबीसी जो सेल होती है वो बाइकॉनकेव इस तरह होती है। मेल में अराउंड 5.4 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब के अराउंड होगी, फीमेल में 4.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब के अराउंड होगी। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है या लाइफ टाइम होती है वो 120 डेज के लिए होती है। और आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा वो रेड बोन मैरो में होगा, जिस प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं और इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और ये हमारे इरिथ्रोपोइटिन के थ्रू कंट्रोल की जाती है।
और हमारी आरबीसी पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. बेटा और किसी को डाउट है? बेटा और किसी को डाउट है? वॉइस तो बोलते ही नहीं है। नवीन, और किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। No, ठीक है, ma'am. अब हम आगे बात करते हैं कि आरबीसीज का काम क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, कि क्या है कि हम जो हमारा जो ब्लड है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को। तो जो हमारे आरबीसी सेल है उनका मेन रोल क्या होता है, वो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक, हमारी हर बॉडी के हर पार्ट तक क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी सेल जो होती है वो हमारे ब्लड में होता है। हमारे ब्लड का जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा वास्ट होता है। हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें हमारी आरबीसी होती है। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होते हैं और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड अप होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हमारी जो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? लंग्स से लेकर बॉडी के हर टिश्यू तक वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और साथ साथ वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर लंग्स को वापस दे देगा। कहने का मतलब लंग से ऑक्सीजन लिया, पूरी बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाया और पूरी बॉडी के टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स को दे दिया। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. सबको आगे बेटा? Yes. किसी Yes, को ma'am. डाउट? किसी को डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, No, ma'am. ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किस पे प्रेजेंट होता है, हमारी आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीम दो वर्ड से मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे। ठीक है, जो क्या, ठीक है, जो क्या है, एक तरीके कलरलेस प्रोटीन होती है। इसमें 96% कलरलेस प्रोटीन होगी और 4 हीम मॉलिक्यूल्स मतलब आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, ये ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, आपको ये डायग्राम में आपको हीमोग्लोबिन का डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, Yes. Yes, ma'am. ओके, तो हीमोग्लोबिन में फोर फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबिन होंगे और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बात आती है, जैसे आपने अगर आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा तो एचबी आपने पता की होगी ना कि कितनी आपकी बॉडी में कितनी एचबी है, आपने पता की होगी ना? एचबी एचबी को ही हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको मालूम होगा बेटा, सबको मालूम है? Yes, ma'am. ओके, अब देखो इसमें आपको नीचे एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है ना नॉर्मल वैल्यू। तो अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में अराउंड 12 से लेकर 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मतलब नॉर्मल वैल्यू है। ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, वो डाइट पे भी डिपेंड करता है। मतलब जो नॉर्मल वैल्यू एक फीमेल के अंदर जो होनी चाहिए हीमोग्लोबिन, वो होनी चाहिए 12 से 16। ठीक है, मेल में 14 से 18 और इन्फेंट बच्चों में 14 से 20। समझ में आया? जो नॉर्मल वैल्यू है हीमोग्लोबिन की वो अलग अलग है मेल, फीमेल और इन्फेंट में। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी को भी समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अगर हम बात करते हैं, कई लोगों में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है कईयों में कम होता है,
कईयों में ज्यादा होता है, ठीक है। जो उसका नॉर्मल वैल्यू है, उस नॉर्मल वैल्यू से कुछ लोगों में हीमोग्लोबिन कम भी होता है और कुछ में ज्यादा भी होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हम अब यहाँ ये पढ़ेंगे किस किस कारणों से पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा ना, लोअर हीमोग्लोबिन वैल्यू में बी ड्यू टू, मतलब अगर किसी की बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है अगर कम है, वो किस कारण है। अगर पेशेंट जो पर्सन है, अगर वो एनीमिया है उसको, तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा। ब्लीडिंग ज्यादा होती होगी तो भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, ठीक है। अगर आरबीसी जल्दी टूटने लगते हैं तो भी उसमें हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। ल्यूकीमिया होगा तो भी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर माल न्यूट्रिशन की शिकायत होगी तो भी हो जाएगी। और अगर पर्सन में आयरन, फोलेट, विटामिन बी, बी6 इन सब की कमी होगी तो भी पर्सन में हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल रेंज से कम होगी, ठीक है। अगर और साथ साथ पर्सन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होगा तो भी हीमोग्लोबिन की कमी होगी। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. साइड है हायर हीमोग्लोबिन वैल्यू में बी ड्यू टू, अगर किसी पर्सन में नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो किस कारण की वजह से होगा। नंबर 1 है कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जिनाइटल का मतलब होता है एट बर्थ, मतलब जन्मजात, मतलब जन्म के समय से ही अगर उसको हार्ट की डिजीज होगी तो हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। डिहाइड्रेशन होगी तो भी हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। इरिथ्रोसाइटोसिस मतलब आरबीसी की जो रेंज है अगर वो बढ़ जाएगी, मतलब उसकी जो नॉर्मल वैल्यू अगर उस रेंज से भी ज्यादा वो बढ़ जाएगी तो भी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर अ, अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो भी हीमोग्लोबिन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर किसी को पल्मोनरी फिब्रोसिस है तो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर उसको किसी भी वजह की उसकी बॉडी में अगर बोन मैरो से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी तो भी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। बेटा आप समझ में आया कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल अगर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, मतलब नॉर्मल वैल्यू से कम और नॉर्मल वैल्यू से अगर ज्यादा है तो किस कारण हो सकती है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी Yes. सबको आया समझ में? बेटे सबको समझ में आया? Yes, ma'am. तो इतना समझ गए ना हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम या ज्यादा क्यों हो जाती है, नॉर्मल रेंज से वैल्यू कम या ज्यादा क्यों होती है, तो ये इसी वजह से होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो चार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का बनना और आरबीसी का टूटना। तो यहाँ पे देखो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या दिखाई दे रहा है Yes, तुम्हें? ma'am. दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को? तो जो फॉर्मेशन ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैसा होता है ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? बेटा क्या क्या समझ में आ रहा है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? देखो अब मैं बताती हूँ कि आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes, आरबीसी का जो ma'am. फॉर्मेशन होगा, जो फर्स्टली जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारे बोन मैरो में होगी, और जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन का नाम सुना है आप लोगों ने? स्प्लीन, जिसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं, मतलब हमारी बॉडी का जो ब्लड बैंक होता है उसको हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन जिसमें 300 मतलब 300 ml अराउंड ब्लड हमेशा स्टोर रहता है। पढ़ा है आपने?
No, बताओ ma'am. बेटा। नो No, ma'am. No, ma'am. ठीक, नो। तो देखो, सबसे पहले बात होती है कि जो हमारी आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे, देखो यहाँ पे आपको ये बोन दिखाई दे रही है, राइट साइड आपको बोन दिखाई दे रही है। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, देखो यहाँ ma'am. बोन, ma'am. बोन में बोन मैरो है, वहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद वो सर्कुलेट होकर, मतलब उनका सर्कुलेशन बॉडी में होगा, और जब उसका 120 डेज आ जाएगा ना, अराउंड 120 डेज लाइफ टाइम होती है ना उनकी, 120 डे पे वो कहाँ चला जाएगा, हमारे स्प्लीन में चला जाएगा। जब वो हमारे स्प्लीन में चला जाएगा, यहाँ देखो, जब वो हमारे स्प्लीन में चला जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, उसकी आरबीसी की डेथ कह लो, डेथ हो जाएगी, या फैगोसाइटोसिस या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन होने की वजह से या टूटने की वजह से आरबीसी से ग्लोबिन निकल आएगा, हीमोग्लोबिन निकल आएगा। तो जो ग्लोबिन है वो वापस प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाएगा। जो हीम है वो क्या हो जाएगा, वो वापस से बिलीरुबिन में यूज होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो ग्लोबिन है वो तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो गया। जो हीम है, हीम जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, वो हमारे लीवर में चला जाएगा, ठीक है। लीवर में चला जाएगा और फेरेटिन बना देगा, ठीक है। जब वो फेरेटिन बना देगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वापस से हमारे बोन की तरफ। क्यों? क्योंकि ये मतलब ये कह लो कि जो हमारा जो हीम जो आयरन होता है ना बेटा, आयरन ये हमारा रीयूज हो जाएगा। मतलब जब हमारी आरबीसी टूटती है तो उसका प्रोटीन तो वापस प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आयरन पार्ट है, जो हीम पार्ट है, वो वापस हमारे आरबीसी फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा। कुछ समझे बेटा? अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैं बता दूंगी। चलो मैं मैम नहीं तुम्हें समझ में आया। दूसरे तरीके से बताती हूँ। देखो बेटा, मैम एक बार और बता दो। हाँ बेटा मैं बताती हूँ, रुको मैं तुम्हें फिर लिखा हुआ दिखाती हूँ। उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो असलियत में क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है ना, ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन में हमें प्रोटीन की भी जरूरत होती है और साथ साथ आयरन की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमारी आरबीसी पे हीमोग्लोबिन भी होते हैं। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ठीक है। तो जब हमारी आरबीसी मैच्योर होकर हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जब 120 डेज रह जाती है ना, तो जब उसका 120 डेज आ जाता है तो वो पूरी मतलब बॉडी से हटकर कहाँ चली जाती है, वो स्प्लीन पे चली जाती है, ठीक है। स्प्लीन में चली जाती है, स्प्लीन में जाके वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। जब स्प्लीन में आरबीसी टूट जाती हैं तो उसमें से प्रोटीन ग्लोबिन रिलीज होगा और साथ साथ आयरन पार्ट रिलीज होगा, ठीक है। जो प्रोटीन रिलीज होगा वो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो जाएगा, लेकिन जो आयरन यूज हुआ है ना वो बॉडी में कहीं नहीं जाएगा, वो वापस बोन मैरो को में चला जाएगा और बोन मैरो को दोबारा से आरबीसी बनाने में हेल्प करेगा। इतना समझ में आया? यस मैम। इतना समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. मतलब कहने का मतलब है कि जो हम मतलब आरबीसी के टूटने पे, आरबीसी के टूटने पे आयरन ही एक ऐसा पार्ट है जो हम दोबारा से रिसाइकिल कर लेते हैं। मतलब वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा किसमें, आरबीसी फॉर्मेशन में। समझ में आया? मतलब आयरन ने मिलकर आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प की, लेकिन जब आरबीसी टूटी तो वही आयरन वापस आकर फिर आरबीसी फॉर्म करने में हेल्प कर देता है। समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। और इसका एक रीजन मैं और बता देती हूँ। एक रीजन ये है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना बेटा, वो आयरन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती ज्यादा। मतलब ये कह लो कि नॉर्मल बता दे, अगर आप लोग ऑयली चीजें खाओगे तो जल्दी हमारा जो ब्लड सेल्स है, लिम्फ वेसल्स, वो क्या करती हैं, जल्दी से ऑब्जॉर्व कर लेती है। इससे पर्सन क्या होता है, मोटा होने लगता है ना। नॉर्मल बात है, होता है ना, कहते हैं कि ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए, मोटे हो जाते हैं, कहते हैं ना सब लोग। Yes, ma'am. ठीक है। उसी के अपोजिट आप लोगों के घरों में ही बोला गया होगा ना कि पालक ज्यादा खाया करो, आपको आयरन मिलेगा, ये बोला जाता है ना।
डॉक्टर भी बोलते हैं कि हरी सब्जियां ज्यादा खाया करो, आयरन मिलेगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, ma'am. इसका रीजन ये है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, या ठीक है, वो इनका अब्जॉर्प्शन कम कर पाते हैं। मतलब अगर आप लोग एक बाउल पालक खाओगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उतना ही आयरन आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, बिल्कुल नहीं। 100 में से 10% ही अब्जॉर्ब करती है। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या है, हमारी बॉडी को आयरन की जरूरत है और हमारी बॉडी आयरन को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, तो क्या करती है, जो हमारी बॉडी में आयरन है ना, उसी का यूज करके आरबीसी को फॉर्म करती है। आप समझ में आया? क्लियर? Yes, ma'am. आ गया ना? Yes, ma'am. चलो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब आप खुद पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बेटा आप लोगों को मैंने इतना बता दिया, अब आप पढ़ोगे, बताओ क्या लिखा है, फिर मैं बताऊंगी। बेटा बोलो, कोई तो पढ़ो। मैम रेड ब्लड मैम आरबीसी 120 दिन के लिए रहती है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, सबको समझ में आया कि आरबीसी की जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पैन टाइम होती है, वो 120 दिन की होती है। समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट। और और विदाउट ए न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल, मतलब न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स के बिना आरबीसी कांट सिंथेसाइज न्यू कंपोनेंट। आरबीसी कोई नई कंपोनेंट को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। किस लिए? जो अगर कोई चीज डैमेज हो गई है ना, तो उसके रिप्लेसमेंट में वो नई चीजें सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट है रप्चर रेड ब्लड सेल आर रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। जो मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन टाइप में अगर किसी को कोई ऐसी आरबीसी है जिसका टाइम 120 डेज हो गया है और वो स्प्लीन तक नहीं गई है, तो वो क्या होगी, वो सर्कुलेशन के दौरान ही क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स में अगर वो रप्चर होगी तो वो क्या होगी, एक तरीके का वेस्ट हो गया ना बेटा, वेस्ट हो गया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ही Yes, नहीं, ma'am. तो वो स्प्लीन तक तो पहुंची नहीं, वो सर्कुलेशन में ही रप्चर हो गई। तो उसकी वजह से वहां क्या हो गया, उसके जो डैब्रिस हो जाएंगे, जो चीजें टूटती है, कोई भी चीज जैसे कांच की हो, कुछ भी टूटते तो क्या है, जैसे आपके पास ग्लास है कांच का, जब तक वो सही है तो वो ग्लास है, लेकिन जैसे वो टूटा है तो वो क्या होगी, डैब्रिस होगी, वेस्ट चीजें होंगी। उसी तरह जब आरसी जब टूट जाती है तो उसकी डैब्रिस ब्लड में रह जाती है, तो उसको खत्म करने के लिए हमारे ब्लड में ही माइक्रोफेजेस होते हैं जो बिग ईटर होते हैं, वो इन डेब्रिस को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, कहाँ, मतलब जब ये सर्कुलेशन होगा ना, मतलब मान लो जब सर्कुलेशन में 120 डेज के अंदर आरबीसी रप्चर हो जाती है, तो क्या सर्कुलेशन ये स्प्लीन तक भी पहुंचेगा, डेब्रिस मिलती है। ठीक है, डेब्रिस होगी तो स्प्लिन में जाके जो माइक्रोफेजेस होंगे ना, बिग ईटर, वो क्या करेंगे, उन डेब्रिस को खा जाएंगे, मतलब सफाई कर देंगे। ठीक है, और जो उनसे, ठीक है, जो मतलब स्प्लीन में है, लीवर में, जहाँ भी मतलब ही जाएंगे वहां पे मैक्रोफेजेस होंगे, वो उसको जो डेब्रिस होंगी वो मैक्रोफेजेस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। ठीक है, और जो उससे जो ब्रेक डाउन से जो चीजें प्रोड्यूस हुई है, जैसे आयरन हो गया, ग्लोब और ये हमारे प्रोटीन्स होंगे, ये दोबारा से रिसाइकिल में यूज हो जाएंगे। अभी जो मैंने बताया वही है, समझ में आ गया बेटा? Yes, बेटा ma'am. इतना समझ में आया? Yes, ma'am. क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया? बेटा आप लोगों के लिए ब्लड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बार बता दूं, बेटा एक बार बता दूं दोबारा। Okay, ma'am. आप सुनो, जैसा Yes, कि आप ma'am. लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आरबीसी की जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पैन टाइम होती है, वो 120 दिन होती है। तो 120 दिन में वो क्या है, ब्लड पूरी बॉडी में हमारी घूमती है, तो वो क्या, जब उनका 120 डेज कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो अपने आप क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर होने के बाद ये
हमारे स्प्लीन और लीवर तक जाएंगी। तो हमारे स्प्लीन में, लीवर में मैक्रोफेजेस होते हैं जो बिग ईटर होते हैं, वो क्या करेंगे, जो आरबीसी की जो डेब्रिस होगी, वेस्ट जो चीजें होंगी उनको खा जाएंगे, मतलब एक तरीके की सफाई कर देंगे। और जो चीजें ब्रेक डाउन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो वो वापस यूज हो जाएंगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतना? Yes, ठीक है, ma'am. अब बात करते हैं यस मैक्रोफेज। मैम। Macrophage in spleen, liver or red bone marrow phagocytizes rupture and bomb out red blood cell। कहने का मतलब है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे स्प्लीन, लीवर और रेड बोन मैरो में क्या करेंगे, फैगोसाइटाइज हो जाएंगी, रप्चर कर देंगे और ये होंगी वॉर्न आउट रेड, और जिससे की बात क्या होगी, हमारे आरबीसी की जो टूटी हुई चीजें उनको वहां से बाहर कर देंगी। नेक्स्ट है ग्लोबिन एंड हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आर स्प्लिट अपार्ट। कहने का मतलब है कि जब आरबीसी टूटती हैं तो जो ग्लोबिन और हीम है ना, आयरन और प्रोटीन थे, उनके जो पोर्शन होंगे, हीमोग्लोबिन के जो पोर्शन थे वो आपस से मतलब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आरबीसी के टूटने के बाद आयरन और प्रोटीन जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ग्लोबिन इज ब्रेक डाउन इन अमीनो एसिड। जो ग्लोबिन होगा वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये दोबारा से प्रोटीन में यूज होगा। ठीक है, फिर है आयरन इज रिमूव इन फॉर्म ऑफ फेरिक। जो आयरन है वो फेरिक के फॉर्म में रिमूव होगा। ठीक है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसफरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन मसल फाइबर्स, लीवर सेल, मैक्रोफेजेस ऑफ द स्प्लीन एंड लीवर, फेरिक detached from transferrin and attached to iron storage protein called ferritin। मतलब कहने का मतलब जो हमारी मसल्स के जो फाइबर्स होंगे, लीवर सेल्स होंगे और हमारे स्प्लीन के जो मैक्रोफेजेस होंगे, इसमें क्या होगी, जो फेरिक होगी वो ट्रांसफेरिन हो जाएगी और वो हमारे मतलब वो क्या होंगी, आयरन स्टोरेज जो जो प्रोटीन होंगी ना वहां पे जाएंगी, जो इसको हम फेरेटिन कहेंगे। ठीक है, अपॉन रिलीज फ्रॉम स्टोरेज साइड ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर्म। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी स्टोरेज साइड में या एब्जॉर्प्शन में जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब जो जीआईटी ट्रैक है, वहाँ पे जितने भी मतलब साइट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो दोबारा से जी ये फेरिक से क्या होंगे, ट्रांसफरिन से रीअटैच हो जाएंगी। ठीक है, फिर फेरिक ट्रांसफरिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी जो हमारे रेड बोन मैरो को कैरी करेंगे और वहां जाके वो क्या करेंगे, आरबीसी प्रिकर्सर का काम करेंगे। आरबीसी प्रिकर्सर होने की वजह से वो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे और वहीं पे हमारे आरबीसी पे ही हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होने में यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे आरबीसी फॉर्मेशन या आरबीसी प्रोडक्शन को ही इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, जो कहाँ होगी, हमारे रेड बोन मैरो में होगी, जिसकी वजह से हमारी रेड ब्लड सेल्स क्या होंगी, प्रोडक्शन होंगी और उसके बाद वो हमारे सर्कुलेशन में ऐड हो जाएंगी। समझ में आया बेटा? समझ में आया इतना? नहीं नहीं बेटा, ना में भी जवाब दिए दिया करो अगर नया समझ में आया आप लोगों को। बेटा समझ में आया? नो मैम। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बेटा बस मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप सुन लेना। ठीक है, देखो जब भी आरबीसी प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए हमें मतलब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, साथ साथ हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, उस न्यूट्रिशन में हम प्रोटीन डाइट से ले लेते हैं, साथ साथ आयरन भी हम डाइट से ले लेते हैं। इसमें हमारे बोन मैरो भी इन्वॉल्व होंगे। बोन मैरो में क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, माना पता है ना। तो ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने आपको कल मैंने कुछ आपको बताया, हेमेटोपोइसिस बताई थी ना, हेमेटोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का चार्ट दिखाया था मैंने आपको। यस मैम। हाँ, तो उस चार्ट में आपको आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट्स बनाती हुई मैंने एक चार्ट दिखाए थे ना। तो इसी तरह जब आयरन प्रोटीन मिलती हैं और बोन मैरो से मिलती हैं स्टेम सेल में, तो ही आगे ये हमारी इरिथ्रोसाइट बनती हैं।
और सबसे इमेच्योर फॉर्म जो होती है रेटिकुलोसाइट, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप हेमेटोपोइसिस का जो चार्ट है वो याद कर लीजिए, आप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए मैंने ओके आपको मैम। चार्ट का शॉर्ट स्क्रीन लेने के लिए कहा था। ठीक है, अगर आप उसे याद कर लेंगे तो आप आरबीसी प्रोडक्शन इजिली लिख लेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है। अब हम बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है? ब्लड डिजीज है ना, आरबीसी रिगार्डिंग डिजीज है, तो हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं आरबीसी रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज का जो मतलब डिसऑर्डर है वो है एनीमिया। एनीमिया तो आप जानते हैं ना क्या होता है बेटा? एनीमिया क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर किसी पर्सन से पूछा जाता है कि एनीमिया क्या होता है तो कहते हैं ना खून की कमी हो गई है। ये सुना होगा ना आप लोगों ने? Yes, ma'am. यस मैम। बेटा इसमें खून की कमी नहीं होती है, बल्कि हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होती है। ठीक है, हमारे ब्लड में जो आरबीसी है ना, अगर वो कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरी कम करेगा, और अगर ऑक्सीजन कैरी कम करेगा तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। समझ में आया? Yes, ma'am. तो इसीलिए इसे एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन दिख रही होगी ना, डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू डिक्रीज इन इरिथ्रोसाइट नंबर। मतलब कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन कैरी की कैपेसिटी है उसकी अगर कमी होती, किस कारण? ब्लड में अगर आरबीसी के नंबर में अगर कमी आती है तो उसी कारण ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी में भी कमी आती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. और भी बोलो बेटा, कोई और है जिसको नहीं समझ में आया? कोई और है? बेटा एक ही बच्चा बोलेगा, बाकी लोग कहाँ गए? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया किस कारण से हो सकता है? ठीक है, एनीमिया हो सकता है इरिथ्रोसाइट लॉस। इरिथ्रोसाइट लॉस का मतलब है ब्लीडिंग। अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होने की वजह से क्या है? आरबीसी भी कम होगी। तो इरिथ्रोसाइट लॉस या ब्लीडिंग होने की वजह से पर्सन को एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, अगर आरबीसी का प्रोडक्शन डाउन मतलब डिक्रीज होने लगे, कम होने लगा, जरूरत से भी बहुत कम होने लगेगा, तो क्या आरबीसी का नंबर कम होगा तो ये हीमोग्लोबिन का नंबर कम होगा। अगर हीमोग्लोबिन का नंबर कम होगा तो ऑक्सीजन का नंबर भी कम होगा। तो अगर आरबीसी का प्रोडक्शन डाउन होगा तो भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर इसमें, हाँ, इसमें जो इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन किस वजह से कम हो सकता है? लो इरिथ्रोपोइटीन की वजह से हो सकता है। ठीक है, और अगर हमारा बोन मैरो इरिथ्रोपोइटीन को रिस्पॉन्स कम करने लगता है तो भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है हमारे आरबीसी का हद से ज्यादा टूटना, इसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, मतलब इंक्रीज इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन। आरबीसी का टूटना, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है और क्या है? डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है। मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है और चीजें उससे ज्यादा टूट हो रही है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, बेटा ma'am. तो और बेटा सच बताओ, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, Ma'am. यस मैम। अब बात आती है सिम्टम ऑफ एनीमिया। अगर किसी पर्सन को एनीमिया है तो कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो हमें दिखाई देंगे? ठीक है, नंबर 1 है डिक्रीज ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन मतलब उसको सांस लेने, मतलब उसको प्रॉपर सांस नहीं आएगी, तो इसमें क्या है? एक्सेप्शनल डिस्पनिया हो जाएगा। डिस्पनिया एट मतलब वो अगर आराम से भी होगा तो भी उसे प्रॉब्लम होगी। फैटिक होगी, ठीक है, लिथार्जी फील करेगा और कंफ्यूजन फील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज वॉल्यूम
उसका जो वॉल्यूम होगा कम होगा, जिसका फैटिक का, मसल्स क्रैम्प होने लगेंगे, पोस्टुरल डिजीनेस फील होगी और सिनकॉप होगी। ये इनके क्या है, सिम्टम है। ये आप लोग बस ऐसे अभी पढ़ लेना, अब मैं आप नॉर्मल बता रही हूँ। इसके बाद आपको माइक्रो में एक यूनिट है, मैं आपको और ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एनीमिया। इसमें हमने 6 टाइप के एनीमिया देखे हैं, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया है, पर्निशियस एनीमिया है, हिमोलाइटिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। इसकी वजह से मतलब ये इनके क्या एनीमिया के टाइप है, जिसमें आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में ज्यादा सुना होगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो हमने अभी टाइप्स ऑफ एनीमिया है वो कौन कौन से। अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें अब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ, मतलब इसमें जो आयरन का जो अब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम होगा, और लेकिन लॉस आयरन का बहुत ज्यादा होता है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में इसमें फॉलिक एसिड की कमी और विटामिन B12 की कमी के कारण मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। प्लास्टिक एनीमिया में रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी का हद से ज्यादा टूटने लगते हैं। पेंसियस एनीमिया में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनकी कमी होने लग जाएगी, तो वो हमारे पेंसियस एनीमिया कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो इन सब एनीमिया में आपने एक कॉमन नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया। सुना है ना, सुना है ना सिकल सेल एनीमिया। बेटा ये बताओ सिकल सेल No, एनीमिया ma'am. क्यों नाम रखा गया इसका। सिकल सेल एनीमिया इसका नाम क्यों रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी क्या है, सर्कुलर है ना Yes, बेटा, ma'am. इस शेप का है। और सिकल एक औजार होता है जो मतलब वो फार्मर यूज करते हैं, वो जो काटते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो सी शेप में होता है, काटते हैं उसको, कुछ काटते हैं ना एक, ठीक है। वो जो हमारा आरबीसी है वो इस शेप का हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम हमने सिकल सेल एनीमिया लिखा है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, बॉडी मेक सिकल शेप रेड ब्लड सेल, जो बॉडी होगी वो जो आरबीसी फॉर्म करेगी वो सिकल शेप की होगी, इसलिए हमने इसका नाम सिकल सेल एनीमिया रख दिया है, ठीक है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से या सिकल शेप होने की वजह से क्या होगी, हीमोग्लोबिन को प्रॉपर जगह नहीं मिलती। अगर हीमोग्लोबिन को प्रॉपर जगह नहीं मिलती है तो ऑक्सीजन बाइंड अप नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक तरीके के प्रॉपर, मतलब जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो प्रॉपर नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये इमेच्योर फॉर्म होती है आरबीसी की, ठीक है। और इमेच्योर फॉर्म होने की वजह से ना तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाते हैं और ना ही ऑक्सीजन से प्रॉपर बाइंड अप हो पाते हैं, ठीक है। कितना समझ में आया। बेटा बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता जवाब नहीं देते तो बोलो बेटा, क्या समझ में आया Yes, आपको, ma'am. बताओ क्या समझ में आया। मैम मुझे थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दीजिए। बेटा मैंने अभी थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट अभी बताया ही नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो ओके बता रही हूँ जो अभी मैंने आपको उससे पूछा है, अभी मैंने आपको बताया है, ओके मैम। ठीक है। अब दोबारा से बोल रही हूँ बेटा, सिकल सेल एनीमिया हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि हमारी आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल शेप होती है, इसलिए हमने इसको सिकल सेल एनीमिया कह दिया है, ठीक है। हमारी जो आरबीसी, अब मैं देखो, अब मैं थर्ड पॉइंट बता रही हूँ, नॉर्मल आरबीसी आर डिस्क शेप। जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो कैसी होती है, डिस्क शेप की होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, मूव इजिली, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड वेसल्स में इजिली क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, ठीक है। और उस पे क्या कंटेन होता है, आयरन रिच प्रोटीन, जिसको हम हीमोग्लोबिन, हमारे आरबीसी पे हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है,
प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक अबनॉर्मल होने की वजह से उस पे अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे, जिसको हम हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, सिकल हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। कितना समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया? यस मैम। क्या यस समझ में आया मैम। बेटा, बताओ बताओ, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? मैम जो नॉर्मल आरबीसीज होती है वो डिस्क शेप की होती है, इसकी वजह से वो इजीली मूव कर पाती है ब्लड में। और उस पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक यस है। मैम। लेकिन जो सिकल सेल होंगे, मतलब जो आरबीसी की जो शेप होगी, अगर वो सिकल सेल की होंगी तो उस पे अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको सिकल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अगर सिकल हीमोग्लोबिन हो, अगर प्रेजेंट होगा तो सिकल हीमोग्लोबिन ही आरबीसी, मतलब आरबीसी को मतलब कहेगा कि तुम जो है ना शेप अपनी सिकल शेप की बनाओ, ठीक है। तो यहाँ लिखा सिकल हीमोग्लोबिन कॉज आरबीसी टू डेवलप ए सिकल शेप, ठीक है। तो सिकल हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी की जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, सिकल शेप की तरह हो जाएगी, जो बहुत ज्यादा क्या होगी, स्टिकी होगी, मतलब कहीं भी चिपक जाएगी और वो हमारे ब्लड फ्लो को कहीं भी ब्लॉक कर सकती है। समझ में आया बेटा? समझ में आया इतना? मैम समझ में आ गया ना?